सुन रहे हैं सॉफ्ट अर्थ, जहां हम इतिहास, पर्यावरण और सभ्यता की कहानियों को समझते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो शायद हमारी स्कूली किताबों में तो था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। भारत की गणितीय परंपरा। यह कहानी सिर्फ सूत्रों और संख्याओं की नहीं है। यह कहानी है सोच की, जहां यज्ञ की वेदियों से लेकर ब्रह्मांड की गति तक की बात हम करेंगे। हर चीज में गणना, अनुपात और संतुलन छिपाता हमारे पुराने भारतीय साहित्य में। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें परफेक्ट बना दिया है, पर जरा सोचिए, जब कोई कैलकुलेटर, कंपास या ब्लू प्रिंट भी नहीं था, तब लोग इतनी सटीक गणना कैसे करते होंगे? क्या वाकई गणित की कहानी हमारी सोच से कहीं पुरानी है? कभी आपने सोचा है कि 4000 साल पहले, जब न रूलर्स थे और न डिजिटल मैप, फिर भी एक ऐसी सभ्यता थी जहां शहर इस तरह बनाए गए थे जैसे किसी इंजीनियर ने स्केल से इसको खींचा हो। मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन की गलियां देखिए। सड़कें बिल्कुल सपाट हैं, सीधी हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और हर गली उत्तर दक्षिण दिशा में और पूरब पश्चिम दिशा में बसी है। इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री बिना कंपास या माप यंत्रों के क्या यह संभव थी? उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट थे, 2, 10, 100 के मल्टीपल्स में, यानी दशमलव पद्धति का बोध पहले से था। और हर ईंट का अनुपात 4, 2 और 1 के अनुपात में था। यह अनुपात पूरे शहर की योजना में दोहराया गया। पुरातत्व वेदों ने जब कालीबंगन को देखा तो कालीबंगन की टाइलें जो थी सर्कुलर स्क्वायर सिमेट्री से दिखते हैं। यानी भारत में 2500 ईसा पूर्व से ही ज्यामितीय रूपांकन का व्यवस्थित उपयोग हो रहा था, यानी ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाई जा रही थी। कभी ध्यान दिया है, हमारी मॉडर्न सिटी प्लानिंग में भी वही सोच झलकती है। ग्रिड बेस्ड लेआउट, ड्रेनेज सिस्टम, रेशियो, सब कुछ वही, बस आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इमेजिन कीजिए कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उस समय सिंधु घाटी के कारीगर पहले से ही रेशियो और मेजरमेंट में वो निपुण थे। उनकी हर ईंट और हर सड़क, हर नाली, उसमें छिपा था गणितीय सौंदर्य, जो सभ्यता को सिर्फ एक सुंदर नहीं बल्कि टिकाऊ भी बनाता था। और इसीलिए इतने लंबे समय तक यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पली और बढ़ी। सिर्फ एक शहर ही नहीं, पूरी सभ्यता गणना में सांस ले रही थी, और यही गणना धीरे धीरे सोच में बदलने वाली थी। 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई, और उसके बाद एक काल आया जब वेदांग लिखे गए। कहते हैं कि जब ज्ञान बहुत विशाल हो जाए तो उसे समझने के लिए नए साधन चाहिए। जो प्राचीन भारत था, उसमें यही हुआ। वेदों में समाया हुआ ज्ञान था, और इतना गहरा और इतना प्रतीकात्मक था कि उसे सही ढंग से पढ़ने और बोलने और समझने के लिए विद्वानों ने उसको 6 नए अंग के रूप में रचा। इन्हें ही कहा गया वेदांग। यानी वेदांग वो था जो वेदों को समझने के लिए एक टेक्स्ट था। ये वही काल था जब खगोल शास्त्र और गणित दोनों एक ही दृष्टि से देखे जा रहे थे। इसी समय प्रकट होता है शूल्ब सूत्र। यानी शूल्ब सूत्र जो यज्ञ और वेदियों के निर्माण में और नियम को वो बताता था। आपस्तम्भ, कात्यायन, ये जैसे ऋषि थे, इन्होंने मापन और ईंटों के आयाम और वेदियों के सटीक जो स्पेसिफिकेशंस थे उसको तय किया। शिल्प सूत्रों में यह भी कहा गया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई से बने वर्गों का योग विकर्ण से बने वर्ग के बराबर होता है। यानी जब आप किसी आयत को, यानी रेक्टेंगल को, और वर्ग यानी स्क्वायर को उसकी एक कोने से विपरीत कोने तक सीधी रेखा खींचते हैं तो उसे रेखा का विकर्ण कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। यानी ये वही पाइथागोरस थ्योरम था जो यूनान में बहुत बाद में प्रसिद्ध हुआ। पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसके अनुसार इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। यानी मैथमेटिकली हम लोग पाइथागोरस सिद्धांत में ये कहते हैं a² + b² इज इक्वल टू c²। यूनान में
पाइथागोरस लगभग 570 से 495 ईसा पूर्व के आसपास प्रसिद्ध हुआ और इसे एक सैद्धांतिक थ्योरम के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो बौधायन ने लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ही इसे व्यावहारिक उपयोग में लिख दिया था। यानी मंदिरों में और वेदियों में जो हमें रचनाएं दिख रही थीं वो इसी पर आधारित थी। यही भारत की विशिष्टता थी। यहां गणित केवल सिद्धांत नहीं था बल्कि जीवन और अनुष्ठान की सटीकता का माध्यम था। बौधायन ने स्क्वायर बनाने की एक अद्भुत विधि दी। वित्त की सहायता से वर्ग निर्माण करना, यानी कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर यूजिंग सर्कल्स। ऐसे पैटर्न कालीबंगन की टाइलों में भी हमें मिलते हैं। उन्होंने ही √2 का मान बताया जो आज के मान 1.4142 के लगभग बराबर है। इन वेदियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के वर्गमूल, पाई के मान और आकृतियों के रूपांतरण जैसे बातें दर्ज की गई थी, जैसे वृत्त को वर्ग में बदलना या दो आकृतियों को समान क्षेत्रफल के रूप में रूपांतरित करना। वेदियों के आकार मान की जो ये गणना थी, इसमें कई बार रेखीय यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक और साइमल्टेनियस, इसको भी हल करना दिखाया गया है। यानी प्राचीन भारत में गणित केवल पूजा नहीं थी बल्कि सटीक इंजीनियरिंग विज्ञान था। भारतीय स्थापत्य में भी ज्योमेट्री और सिंबलिज्म का अनोखा संगम मिलता है। आर्किटेक्चरल प्लानिंग प्राचीन भारत में ज्योमेट्री से जुड़ी हुई थी। शहरों का अलाइनमेंट, मंदिरों की दिशा और संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग हुआ है। ये सारी चीजें गणना पर आधारित थी। हर मंदिर का अगर आप मुख्य द्वार देखिए तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुलता था। यानी वेदियां जो सिमेट्री बेस्ड रेशियो पर बनती थी और नगर योजनाएं जो मंडल आकृतियों पर बनती थी उसका उपयोग किया जाता था। और इसी प्रकार इंजीनियरिंग और अनुष्ठान यानी जो रिचुअल्स होते थे दोनों एक सूत्र से जुड़े थे। यानी गणित जो है वो केवल संख्या नहीं थी बल्कि सृष्टि का अनुशासन भी था। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, ये जो नगर थे, इन नगरों का अगर आप संरेखण करें तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम दिशा में दिखता है। प्राचीन मंदिरों का अगर आप देखिए तो उसका अगर हम संरेखण देखें वो इस प्रकार से किया जाता था कि मुख्य द्वार जो है वो सूर्य की पहली किरण को ग्रहण करता था। यानी पहला जो सूर्य की किरण पड़ती थी वो मुख्य द्वार पर पड़ती थी। अब हम अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में भी जो इन्फिनिटी की जो परिकल्पना है यानी अनंत की परिकल्पना मिलती है। बाद में उसको बृहदारण्यक उपनिषद में जो उसको एक मंत्र के रूप में भी लिखा गया था। ये वही दार्शनिक सूत्र था जो गणितीय रूप में अनंत और अनंत का संकेत देता है। इसीलिए भारतीय गणित में शून्य और अनंत दोनों साथ साथ विकसित हुए। तो लगभग 700 ईसा पूर्व की बात है जब पाणिनि ने एक रचना लिखी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। यह केवल एक व्याकरण नहीं था बल्कि एक फॉर्मल रूप में गणितीय प्रणाली भी थी। इसमें एक इसको औपचारिक रूप से गणितीय प्रणाली के रूप में भी पेश किया गया। उसकी जो नियमावली सूत्र थे, उसके जो नियम उन्होंने लिखे थे वो सारे गणितीय प्रोग्रामिंग पर टिके हुए थे। उसी समय पिंगल ने छंद शास्त्र भी लिखा जहां 0 से लेकर 1 की श्रृंखलाएं बनाकर छंदों को गिनती की जाती थी। यह भारत की पहली, अगर आप देखिए तो बाइनरी और एक तरह की प्रणाली थी। और पिंगल ने ही जो एक हम कहें तो त्रिभुज और एक श्रृंखला जैसी जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में मैथमेटिक्स में रिकर्सिव एल्गोरिदम कहते हैं, उसके गुणांक को भी निकाल कर दिखाया था। अगर आप जैन ग्रंथों की बात करें तो हमें कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, ये जो इस तरह के जो सूत्र लिखे गए थे जैन स्कॉलर्स के द्वारा, उसमें बहुत तरह के इस तरह के मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस और नियम लिखे गए हैं। यहां तक कि जो प्रारंभिक लॉगरिदम आप देखते हैं उसका भी विचार इन जैन कृतियों में मिलता है। इसी काल में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें व्यावहारिक गणित मिलता है। यानी कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है इसमें आप देखेंगे तो
इसमें व्यापारिक एक तरह का गणित लिखा गया है, दिखाया गया है, कर व्यवस्था दिखाई गई है, ब्याज दिखाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है, लेखांकन के नियम बताए गए हैं। यानी गणित जो है वो केवल ब्रह्मांड नहीं था, वो राज्य और बाजार का भी साधन था। 499 ईस्वी सन के आसपास आर्यभट्ट आए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो घूमती है और ग्रह जो है वो चलते नहीं है। यानी पाई का मान 3.1416 दिया गया और उसी समय ये बताया गया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। ये बात भारतीय जो स्कॉलर्स थे वो लगभग 500 ईस्वी सन में कर रहे थे। 600 ईस्वी सन में ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने पहली बार धन ऋण संख्यांकों को पेश किया, शून्य के लिए क्रियाओं के नियम निर्धारित किए और किस तरह से धन में धन को जोड़ के ऋण जो है वो बताया जाता है, ऋण में ऋण को जोड़ा जाता है तो ऋण बनता है। उन्होंने कहा कि जो संख्या है, संख्या को शून्य से विभाजित करने से परिणाम जो है वो अनंत होता है, यानी इन्फिनिटी में जाता है। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में लीलावती लिखी और लीलावती की कविताओं में आपको गणित समझाया गया है। जो आज के बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो आपको आज दिखते हैं मैथमेटिक्स में, वो इन पुरानी कृतियों से लिए गए हैं। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने एक बृहत संहिता लिखी जो गणित और खगोल शास्त्र, मौसम, वास्तु और ज्योतिषी पर आधारित थी। उन सब का संयोजन उसमें आपको मिलता है। उन्होंने ही वराहमिहिर ने ही बादलों के आकार से वर्षा का अनुमान बताया है, हवाओं की दिशाएं बताई है, मौसम की भविष्यवाणी बताई है, मंदिरों नगरों की जो दिशा है वो तय करने के लिए ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या उसके सटीक नियम होने चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई है बृहत संहिता में। कहने का मतलब कि यहां जो विज्ञान, वास्तु और पर्यावरण एक ही सूत्र में बंधे थे। सोचिए 2500 साल पहले की वो सोच, जब ज्योमेट्री सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि धर्म, सौंदर्य और व्यवस्था का हिस्सा थी। यही भारत की विशिष्टता थी। यहां गणित केवल सिद्धांत नहीं था बल्कि जीवन और अनुष्ठान की सटीकता का माध्यम था। बौधायन ने स्क्वायर बनाने की एक अद्भुत विधि दी। वित्त की सहायता से वर्ग निर्माण करना, यानी कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर यूजिंग सर्कल्स। ऐसे पैटर्न कालीबंगन की टाइलों में भी हमें मिलते हैं। उन्होंने ही √2 का मान बताया जो आज के मान 1.4142 के लगभग बराबर है। इन वेदियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के वर्गमूल, पाई के मान और आकृतियों के रूपांतरण जैसे बातें दर्ज की गई थी, जैसे वृत्त को वर्ग में बदलना या दो आकृतियों को समान क्षेत्रफल के रूप में रूपांतरित करना। आर्यभट्ट आए लगभग 499 ईस्वी सन में। पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ। आर्यभट्ट उस समय लिख रहे थे आर्यभट्टीय। इस आर्यभट्टीय में सिर्फ 121 श्लोकों में ब्रह्मांड के गणित को बताया गया है और वो कहते हैं कि ग्रह जो है वो चलते हैं क्योंकि पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर। यानी प्राचीन भारत में गणित केवल पूजा नहीं थी बल्कि सटीक इंजीनियरिंग विज्ञान था। भारतीय स्थापत्य में भी ज्योमेट्री और सिंबलिज्म का अनोखा संगम मिलता है। आर्किटेक्चरल प्लानिंग प्राचीन भारत में ज्योमेट्री से जुड़ी हुई थी। शहरों का अलाइनमेंट, मंदिरों की दिशा और संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग हुआ है। ये सारी चीजें गणना पर आधारित थी। हर मंदिर का अगर आप मुख्य द्वार देखिए तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुलता था। यानी वेदियां जो सिमेट्री बेस्ड रेशियो पर बनती थी और नगर योजनाएं जो मंडल आकृतियों पर बनती थी उसका उपयोग किया जाता था। और इसी प्रकार इंजीनियरिंग और अनुष्ठान यानी जो रिचुअल्स होते थे दोनों एक सूत्र से जुड़े थे। यानी गणित जो है वो केवल संख्या नहीं थी बल्कि सृष्टि का अनुशासन भी था। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, ये जो नगर थे, इन नगरों का अगर आप संरेखण करें तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम दिशा में दिखता है। प्राचीन मंदिरों का अगर आप देखिए
तो उसका अगर हम संरेखन देखें वो इस प्रकार से किया जाता था कि मुख्य द्वार जो है वो सूर्य की पहली किरण को ग्रहण करता था, यानी पहला जो सूर्य की किरण पड़ती थी वो मुख्य द्वार पर पड़ती थी। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बना था। यह मंदिर हिंदू सूर्य देवता सूर्य नारायण को समर्पित है और अपने अत्यंत अद्भुत वास्तुकला और भव्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक विशाल रथ सूर्य के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें 24 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं और यह सूर्य भगवान के रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख करता है और जो सूर्य की पहली किरणों के प्रतीकात्मक स्वागत का संकेत है। समुद्र तट के पास यह मंदिर भौगोलिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी तरीके से ज़्यादातर दक्षिण भारतीय मंदिर जैसे कि तिरुपति बालाजी का मंदिर, चिदम्बरम नटराज मंदिर और मीनाक्षी का मंदिर मदुरई में जो स्थित है वो भी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। इसका कारण सूर्य की पहली किरण का महत्व और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना है। अब कहानी पहुंचती है उस क्षण तक जब गणना सिर्फ माप नहीं रही बल्कि विचार बन रही थी और इस विचार का नाम था शून्य। हर वेद 4 वेदों में से एक वेद है और यह वेद ज्ञान का भंडार है। इसमें जो इन्फिनिटी की जो परिकल्पना है यानी अनंत की परिकल्पना मिलती है। बाद में उसको बृहदारण्यक उपनिषद में जो उसको एक मंत्र के रूप में भी लिखा गया था। ये वही दार्शनिक सूत्र था जो गणितीय रूप में अनंत और अनंत का संकेत देता है। इसीलिए भारतीय गणित में शून्य और अनंत दोनों साथ साथ विकसित हुए। तो लगभग 700 ईसा पूर्व की बात है जब पाणिनि ने एक रचना लिखी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। यह केवल एक व्याकरण नहीं था बल्कि एक फॉर्मल रूप में गणितीय प्रणाली भी थी। इसमें एक इसको औपचारिक रूप से गणितीय प्रणाली के रूप में भी पेश किया गया। उसकी जो नियमावली सूत्र थे, उसके जो नियम उन्होंने लिखे थे वो सारे गणितीय प्रोग्रामिंग पर टिके हुए थे। उसी समय पिंगल ने छंद शास्त्र भी लिखा जहां 0 से लेकर 1 की श्रृंखलाएं बनाकर छंदों को गिनती की जाती थी। यह भारत की पहली, अगर आप देखिए तो बाइनरी और एक तरह की प्रणाली थी और पिंगल ने ही, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में मैथमेटिक्स में रिकर्सिव एल्गोरिदम कहते हैं, उसके गुणांक को भी निकाल कर दिखाया था। अगर आप जैन ग्रंथों की बात करें तो हमें कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, उसमें बहुत तरह के इस तरह के मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस और नियम लिखे गए हैं। इसी काल में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें व्यावहारिक गणित मिलता है। यानी कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है इसमें आप देखेंगे तो इसमें व्यापारिक एक तरह का गणित लिखा गया है, दिखाया गया है। कर व्यवस्था दिखाई गई है, ब्याज दिखाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज बताया गया है, लेखांकन के नियम बताए गए हैं। यानी गणित जो है वो राज्य और बाजार का भी साधन था। 499 ईस्वी सन के आसपास आर्यभट्ट आए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो घूमती है और ग्रह जो है वो चलते नहीं है। उसी समय ये बताया गया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। ये बात भारतीय जो स्कॉलर्स थे वो लगभग 500 ईस्वी सन में कर रहे थे। 600 ईस्वी सन में ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने पहली बार धन ऋण संख्यांकों को पेश किया, शून्य के लिए क्रियाओं के नियम निर्धारित किए और किस तरह से धन में धन को जोड़ के ऋण जो है वो बताया जाता है, ऋण में ऋण को जोड़ा जाता है तो ऋण बनता है। उन्होंने कहा कि जो संख्या है, संख्या को शून्य से विभाजित करने से परिणाम जो है वो अनंत होता है, यानी इंफिनिटी में जाता है। जीरो और इंफिनिटी दो ऐसे विचार जो आज भी मॉडर्न फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के बीच पुल बने हुए हैं। और यह सोच 6ठी सदी के एक भारतीय गणितज्ञ के मन से निकली थी। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में लीलावती लिखी और लीलावती की कविताओं में आपको गणित समझाया गया है। कभी सोचा है
अगर गणित किताब नहीं कविता होती तो कैसी लगती? लीलावती इसका जवाब है। यहां इक्वेशंस नहीं, इमोशंस हैं, और हर सवाल एक कहानी बन जाता है। जो आज के बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो आपको आज दिखते हैं मैथमेटिक्स में, वो इन पुरानी कृतियों से लिए गए हैं। अगर आज हम कहें कि क्लाइमेट साइंस या आर्किटेक्चर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यह कोई नया विचार नहीं है। वराहमिहिर इसे 1500 साल पहले ही समझ चुके थे। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने एक बृहत संहिता लिखी जो गणित और खगोल शास्त्र, मौसम, वास्तु और ज्योतिषी पर आधारित थी। उन सब का संयोजन उसमें आपको मिलता है। उन्होंने ही, वराहमिहिर ने ही बादलों के आकार से वर्षा का अनुमान बताया है, हवाओं की दिशाएं बताई है, मौसम की भविष्यवाणी बताई है, मंदिरों, नगरों की जो दिशा है वो तय करने के लिए ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या उसके सटीक नियम होने चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई है, बृहत संहिता में। कहने का मतलब कि यहां जो विज्ञान, वास्तु और पर्यावरण एक ही सूत्र में बंधे थे। गणित जो था वो केवल एक संख्या नहीं थी, वो उसको प्रकृति से जोड़ा गया, उसको रिचुअल से जोड़ा गया। 1881 में एक पाकिस्तान के पास बख्शशाली पांडुलिपि मिली जिसमें 0 का प्रयोग था, और यही पांडुलिपि जो है वो संभवतः 3वीं सदी ईस्वी की है, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग की गई, लेटेस्ट कार्बन डेटिंग, उसमें यह पाया गया कि 3वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन 0 की सटीक तिथि को लेकर बहुत से विद्वानों में मतभेद था। बहुत से पुराने पांडुलिपियों में शून्य के हमें एविडेंस मिलते हैं, लेकिन अब यह स्थापित हो चुका है कि आज जो हम बाइनरी कोड लिखते हैं 0 से 1, वो पिंगल की सोच की गूंज है। जब हम एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं वो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की परंपरा है, और जब हम इन्फिनिटी लूप और लिमिट की बात करते हैं तो वो ब्रह्मगुप्त और जैन गणित दार्शनिकों की सोच है। कभी कभी लगता है टेक्नोलॉजी में जो सबसे अधिक आधुनिक है उसकी जड़ें सबसे प्राचीन है। हम सोचते हैं कि एआई एक नया चमत्कार है, पर उसकी भाषा 0 और 1 वही है जो पिंगल ने 2500 साल पहले गाई थी। आप सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर, जहां हम इतिहास, पर्यावरण और सभ्यता की कहानियों को समझते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी में।